नमस्कार, बेसिक ज्ञान क्लासेस में मैं कल्पना दीक्षित आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सीटेट का जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है और हम लोगों ने अपनी अर्थमेटिक्स की या उसको कह लो मैथमेटिक्स की और हिंदी की जनरल हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की थी। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जनरल हिंदी की क्लास। तो जनरल हिंदी की क्लास में हम लोगों ने अंत किया था स्वर पे। ठीक है, हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, उसका पार्ट 1 हुआ था और पार्ट 1 में हम लोगों ने स्वर स्वर पढ़ा था। ठीक है, चलिए जहां पर अंत किया था अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले पिछला एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिससे सारी चीजें हमको फिर से वॉशअप हो जाए, कि मतलब आई मीन वॉशअप ना हो, हमको फिर से रिमेम्बर रहे कि यस हमने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो वर्णमाला हमने स्टार्ट किया था, वर्णमाला। और वर्णमाला का विभाजन 3 भागों में होता है, स्वर, अयोगवा और व्यंजन। स्वर, अयोगवा और व्यंजन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्वर को। ठीक, स्वर में भी हमें मालूम है कि स्वर क्या होते हैं, वर्णमाला के वो वर्ण, वर्णमाला के वो वर्ण जो बिना रुकावट जिन्हें हम बोलते हैं या बिना रुकावट जिनका हम उच्चारण करते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं या कहीं कहीं मैंने लिखा देखा है कि स्वर 13 होते हैं, लेकिन गलत है। ठीक है, गलत है। स्वर 13 नहीं होते, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। आ से लेकर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आई, ओ और आओ। तो टोटल मिला के कितने स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। ठीक है, और उसमें भी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये जो 4 है इनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व या फिर लघु या फिर छोटा या फिर मूल। ठीक है, कई नाम है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर या फिर मूल स्वर या आधार स्वर। ठीक है, किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। वो होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। उसके मतलब इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनकी संख्या हो गई 3। उसके बाद हमने बताया था फिर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वो है हमारे ए आई ओ आओ, ये है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर, संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं कि जब दो अलग अलग स्वर मिलके एक बड़ा स्वर बनाते हैं, जब दो अलग अलग स्वर मिलके एक बड़ा स्वर बनाते हैं, तो वो जो बड़ा स्वर बनता है उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। लिखा मैं सब कुछ चुकी हूँ, इसलिए बार बार उसको लिखाऊंगी नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें लिखा दी थी। बस एक बार आपको रिमेम्बर करा रही हूँ कि हमने क्या क्या पहले पढ़ा था। ठीक है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या हो गई 4। 4 ये है, 3 ये, 4 3 7, 7 4 11। तो स्वरों की संख्या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई। चलिए, ये तो थी स्वर की बात, ये तो थी स्वरों की बात।
आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक। तो आप सभी तैयार हैं अपने नए टॉपिक को पढ़ने के लिए? मैं तो भाई तैयार हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आनंद से पढ़ो, मजा लेके पढ़ो, विद कहते हैं ना इंटरेस्ट पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है। दुनिया की सबसे अच्छी चीज है पढ़ाई, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, चाहे आप जिस उम्र के क्यों ना हो जाओ। दिल से पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा। एक कहते हैं ना कि बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। अयोग वाह। अयोग वाह। अयोग वाह देखा जाए तो दो शब्दों से मिलके बना है। अयोग। अयोग आ माने होता है नहीं, आ माने होता है नहीं, योग माने होता है जोड़। योग माने होता है जोड़, आ माने नहीं, योग माने होता है जोड़। हिंदी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के वो वर्ण, हिंदी वर्णमाला के वो वर्ण जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते हैं। हिंदी वर्णमाला के वो वर्ण जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते हैं, उनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और आहा। कौन कौन से हैं? अंग और आहा। ठीक है, ये हमारे अयोगवाह है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए लिखिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, जिसकी व्याकरण को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको अच्छी स्कोरिंग प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग को बहुत अच्छा करता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग बढ़ाता है। मैथ में सवाल सही है तो सही है, ठीक है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आंसर सही निकला तो आप सही ऑप्शन पे टिक करोगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। हिंदी में अगर व्याकरण आपने ढंग से पढ़ी है और ढंग से समझी है, तो अगर जिस आंसर को अगर आप टिक करोगे तो आपका भी आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। और बहुत सारे बच्चों के सीटेट एग्जाम हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया हो या किसी का भी अधिकतर एग्जाम दिया हो, हिंदी हमेशा स्कोरिंग रहती है। तो हो सके तो थोड़ा सा कमांड कीजिए इन विषयों पर। इसीलिए मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। जीरो लेवल से पढ़ोगे, बारीकियों को समझोगे, एक एक चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो शायद हो सकता है अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत इजी हो जाए। जैसा कि कहते हैं ना, आपने बचपन से एक कहानी पढ़ी होगी कछुआ और खरगोश वाली। तो कछुआ और खरगोश की कहानी में क्या होता था, कछुआ थोड़ा सा स्लोली 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 चलता था और खरगोश बहुत ही रैपिडली या फिर फास्ट दौड़ता था। फास्ट दौड़ोगे, जो फास्ट दौड़ते हैं उनको लगता है अरे मेरा ये भी कोर्स तैयार है, ये भी कोर्स तैयार है, ये सब्जेक्ट तैयार है। मैंने तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है, मेरा एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया हो गई, मैंने सारी किताबें पढ़ पढ़ के फेंक दी हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है एग्जाम की। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एक होता है जो एक एक चीजों को पढ़ रहा है, एक एक बारीकी को पढ़ रहा है, हर चीज को पढ़ रहा है कि मेरा कहीं से कुछ भी चीज अछूता ना रह जाए। ठीक है, तो जो एक एक बारीकी को पढ़ता है, एक एक चीज को पढ़ता है, तो वो चीजों को समझते हुए पढ़ता है कि कल को कोई भी अगर एग्जाम आ जाएगा तो मुझे किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी उस एग्जाम को क्लियर करने में। तो अगर थोड़ा धीमे धीमे गति से चलोगे, अच्छा पढ़ते हुए चलोगे,
तो हो सकता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन पहुंचोगे जरूर। लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगेगा लेकिन पहुंचोगे जरूर। लेकिन अगर बहुत जल्दी जल्दी भागोगे, शॉर्टकट अपनाओगे, तो विश्वास मानो कभी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रही हूं, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हर चीज को समझते हुए पढ़ो, क्योंकि ज्ञान आपको अर्जित करना है। ठीक है, जो उसके आधार है या जो किसी विषय के मूल है वो आपको अर्जित करने हैं। आज जो आपने पढ़ा, कल को वो आप किसी और तक उस ज्ञान को पहुंचाओगे। और अगर आपसे कोई छोटा बच्चा हो वो पूछ ले, या कोई बड़ा हो वो पूछ ले कि भैया ये बताइए कि इसमें ऐसे ऐसे क्या होता है, या ये ऐसे ऐसे क्या होता है, तो कम से कम आप इतने कॉन्फिडेंट तो होगे कि आप उसके क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। इसीलिए कह रही हूँ, बहुत आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, सचमुच पढ़ाई में बहुत मजा आएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अयोग वाक्य की सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। अयोग वाक्य वर्णमाला के वो वर्ण जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ, वर्णमाला के वो वर्ण जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर न चले, पूर्ण रूप से जुड़कर ना चले। वर्णमाला के वो वर्ण जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर ना चले, उन्हें अयोगवाह। वर्णमाला के वो वर्ण जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर ना चले, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और ये चीज कही थी किशोरीदास वाजपेयी जी ने। श्री किशोरीदास वाजपेयी जी द्वारा ये बात कही गई थी। श्री किशोरीदास वाजपेयी जी द्वारा ये बात कही गई थी कि वर्णमाला के वो वर्ण जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर ना चले, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अयोगवाह को स्वर मिश्रित व्यंजन, अयोगवाह को स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवाह को स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। दूसरे विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि अयोगवाह को स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। अंग
और आहा। अयोग वाह कहलाते हैं। अंग और आहा अयोग वाह कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। लिख लिया सभी ने? चलिए, मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से मैं एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना या मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरी क्लास कैसी लगती है, आप लोग अपने कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। क्योंकि जब आप लिखोगे, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव कमेंट दे रहे हो या नेगेटिव कमेंट दे रहे हो। पॉजिटिव दोगे तो और मोटिवेशन मुझे मिलेगा, नेगेटिव दोगे तो तब भी वो मुझे मोटिवेट करेगा। क्योंकि जो कमियां मेरी क्लास में मुझसे हो जाती हैं या फिर थोड़ी, देखो इंसान हूँ, ठीक है, और गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो अगर थोड़ी बहुत कुछ गलतियां रह जाती हैं या फिर कुछ कमियां रह जाती हैं, तो अगर जब तक आप बताओगे नहीं तो फिर उन कमियों को या उन गलतियों को मैं कैसे ठीक करूंगी। तो आपके कमेंट्स मिलना मुझे बहुत जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि कमेंट, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और या उनको रेगुलर तरीके से देख रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मैं पहले भी कह रही हूँ, कमेंट पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे वो चीज मैटर नहीं करती। नेगेटिव अगर रहते हैं, सपोज अगर कुछ नेगेटिव भी अगर आप लिखते हो, नेगेटिव इन द सेंस कि मेरी कमियां बताइए कि मैम आप का ये चीज मतलब मुझे नहीं समझ में आया, या मैम आप इसमें थोड़ा सा इस वीडियो में ये चीज होना चाहिए, या अभी इसमें थोड़ा सा इस चीज की कमी है मैडम, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दीजिए। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी उन सभी कमियों को दूर करने की, ठीक है। इसीलिए मैं आपके फीडबैक का वेट करती हूँ कि आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए, जिससे मुझे अपने जो वीडियोस में जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारने का एक मौका मिले, ठीक है। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट थी। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंग आहा, ये जो दो बिंदियां हैं, ये वाली जो बिंदी इसको कहते हैं अनुस्वार, और ये जो दो बिंदियां हैं इसको कहते हैं विसर्ग। ये जो अंग की बिंदी है इसको कहते हैं अनुस्वार, और ये जो आहा की बिंदी है इसको कहते हैं हम विसर्ग। अब ये कहा जाता है, जिस तरीके से श्री किशोरीदास वाजपेयी जी ने एक मतलब परिभाषा बताई है कि आयोग वह हिंदी वर्णमाला के वो वर्ण हैं जो किसी स्वर या व्यंजन के साथ पूर्ण रूप से जुड़ के नहीं चलते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी बिंदियां ही, मतलब अपना हाफ पार्ट ही देते, अपना आधार पार्ट ही देते हैं, किसी भी स्वर या व्यंजन को पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। कभी आपने ये बताइए, ऐसे नमः लिखा देखा है? कहीं ऐसे लिखा देखा है आपने नमः? ठीक, कभी आपने छह ऐसे लिखा देखा है? कभी आपने कंकाल ऐसे लिखा देखा है? नहीं देखा है ना।
हमने जब नमक देखा है तो हमने हमेशा ऐसे देखा है, छह लिखा देखा है तो हमेशा ऐसे देखा है, कंकाल लिखा देखा है तो हमेशा ऐसे लिखा देखा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अयोगवाह होते हैं, जो अयोगवाह वर्ण है, वो कभी भी पूर्ण रूप से किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। वो केवल अपना आधार या अपनी बिंदु ही देते हैं उसको। ठीक है, अपना आधार या अपनी बिंदु ही देते हैं उसको। ठीक, वो पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते हैं, पूर्ण रूप से नहीं देते। देखिए, इसमें भी केवल बिंदु दिया, इसमें भी बिंदु दिया, इसमें भी बिंदु दिया, वो पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इतना समझ में आया, नोट कीजिए। हो गया। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहे होंगे कि मैम हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, अंग से अंगूर, अलंकार, और तो इन सब में तो मैम बताइए अंग पूरा पूरा दिया हुआ है, अंगूर में अंग पूरा दिया हुआ है, अलंकार में अंग पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ अंगूर में ये जो अंग की बिंदी है, ये पूरा पूरा अंग नहीं है, ये पूरा पूरा अंग नहीं है। यहाँ पर छोटा आ में अंग की बिंदी लगाई गई है, छोटा आ में अंग की बिंदी माने अनुस्वार लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक स्वर है, यहाँ पे ये जो छोटा आ है ये एक स्वर है जिसपे ये अनुस्वार लगाया गया है, अनुस्वार लगाया गया है। ठीक, वैसे ही अलंकार में ये आ जो है ये एक स्वर है और इस पे जो अंग की बिंदी लगी है वो अनुस्वार है। ठीक, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। बचपन से हम लोग से कह दिया जाता था, बोलो बेटा अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। तो अब भाई बच्चा होता है बहुत छोटा, उसको अगर हम स्टार्टिंग ही से कहेंगे नहीं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, तो यहाँ तो उसके बाउंस मारेगा। वो अभी छोटा है, अभी उसको चीजें बेसिकली समझानी है। बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में या आईसीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड भी हो, सिलेबस अब बहुत अच्छा देने लगे हैं। स्टार्टिंग से ही बच्चों को व्याकरण का पूरा पूरा ज्ञान देने लगे हैं। ठीक है, वहां बच्चों को बताने लगे कि अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, ये सब चीजें बताई जाने लगी है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे जो हम लोगों को बचपन में बताया गया था कि बोलो अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, तो भाई हमारे माइंड में तो वही क्लिक है, वही सेटअप बन के बैठ गया है कि अंग है ये। लेकिन यहाँ ये अंग नहीं है, यहाँ पर छोटा आ में अंग की बिंदी लगी है, मतलब अनुस्वार लगा हुआ है। यहाँ पे ये एक स्वर है, ये एक लघु स्वर है, ये एक ह्रस्व स्वर है जिसके साथ अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अयोगवाह होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फिर से एक नया टॉपिक, व्यंजन। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा। व्याकरण एक ऐसी चीज होती है कि जितना लॉजिकली पढ़ोगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन, वर्णमाला विभाजन का लास्ट पार्ट, व्यंजन। ठीक, हम भी थोड़ा सा हम इतना स्पेस छोड़ेंगे, इतना, क्योंकि कुछ बताना है आपको। ठीक, चलो लिखो, का, खा, गा, घा, ये बहुत छोटा लिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। का, खा,
घा, घा, मैंने ये क्या बताया था, अंगा, ठीक है। चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, धा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, श, एक मिनट, श, 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 हा, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। इतना ये हो गया। अब देखिए, अब इस लाइन को मिटा दो, इस लाइन को मिटा दो और अपनी कॉपी में सबसे पहले व्यंजन हेडिंग डालने के बाद ये पूरा पूरा व्यंजन लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। सब लोग पहले पूरा पूरा ये व्यंजन नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर के अधूरा होता है। जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बिना स्वर के अधूरे होते हैं। अगर इनसे स्वरों को हटा दिया जाए, जैसे मान लो ये का है, हम ये का लिखा देख रहे हैं, तो ये जो का है ये हो गया आधा का, और इसके साथ जुड़ा रहता है छोटा आ। जब आधा का में छोटा आ जुड़ जाता है तो बनाता है पूरा का, ठीक है। तो व्यंजन वो वर्ण है जो कि स्वरों के साथ, जो बिना स्वर के अधूरे होते हैं। व्यंजन वो वर्ण है जो बिना स्वरों के साथ अधूरे होते हैं, ठीक है। आज तो ये पूरा टॉपिक हो नहीं पाएगा, इस टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।